दोस्तों, लाल सागर में एक बार फिर से यमन और अमेरिका के बीच भारी झड़पें हुई हैं। हमास और इजराइल के बीच तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इधर अमेरिका और यमन के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई भी काफी खतरनाक रूप ले चुकी है। दरअसल हूती क्या कुछ कर रहे हैं, यह हम सब देख ही रहे हैं। वो इजराइल के जहाजों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां जाकर यमन के ऊपर में एयर स्ट्राइक कर दिया। तो जवाब में यमन ने अब अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके जवाब में कल रात अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट यमन के सादा शहर में हमले करने पहुंच जाते हैं। यमन का सादा शहर जो है वो हूती के कंट्रोल में रहता है। इसी शहर के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन हवाई बमबारी करके वापस आ जाते हैं। हमले के तुरंत बाद अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि हमने जो हूती के ऊपर में हमले किए हैं, ये ऐसे 8 ठिकानों पर किए हैं जहां से हूती अपने ड्रोन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। यहां से हूती अपने ड्रोन को लॉन्च करते और वो ड्रोन हमारे ऊपर आकर लाल सागर में हमले करते हैं। हमने यमन के 8 ठिकानों को तबाह कर दिया, अमेरिका की तरफ से इस हमले का दावा किया गया है। लेकिन हूती ने बयान दिया कि यह जो रात को अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की है, इससे हमें मामूली सा भी नुकसान नहीं हुआ है। और वाकई में उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिखा भी दिया। अमेरिका के हमले के 1 घंटे बाद ही हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर कई सारी एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके कुछ ही देर के बाद अमेरिका का एक वाणिज्यिक जहाज लाल सागर में इजराइल के बंदरगाह की तरफ जा रहा था। उस पर भी कई सारी एंटी शिप्स मिसाइलें यमन के हूती ने दाग दी, लेकिन बदले में पलटकर 1 घंटे के अंदर ही हूतियों ने तगड़ा जवाब दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका का युद्धपोत काफी ताकतवर है, उसको तहस नहस करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यमन के हूतियों ने अमेरिका के युद्धपोत पर जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, वो एंटी शिप्स बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के युद्धपोत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव ही नहीं हुआ। और जब अमेरिका के युद्धपोत के काफी करीब यमन का मिसाइल पहुंच गया, तब एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का, वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं। आप इस बात से समझ ही सकते हैं कि यमन के मिसाइलों का रफ्तार कितना हो सकता है। लेकिन रात में हूती ने जो अमेरिका के युद्धपोत पर हमले किए हैं, वह हमले इतने खतरनाक थे कि अमेरिका के युद्धपोत उस मिसाइल को रोक ही नहीं पाया। और फिर क्या, एक बड़ा झटका लगा, युद्धपोत को और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है कि हमला काफी खतरनाक था और युद्धपोत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर की जानें नहीं गई है। यह हमला हुआ, इसके कुछ ही देर के बाद एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज इजरायली बंदरगाहों की तरफ जा रहा था। इस पर भी कई सारी एंटी शिप मिसाइल ने दागी गई। शुरुआती जो बयान हूतियों की तरफ से आया है, उनके मुताबिक निशान एकदम टारगेट पर लगा है। अब कितना नुकसान हुआ है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। अब दोस्तों, पूरा यूरोप ये मान चुका है कि हूती हमास और हिजबुल्लाह से भी बड़ी ताकत है। और हूती हमास हिजबुल्लाह के साथ अल्लाह यानी ऊपर वाले का साथ है। दोस्तों, साथ ही ब्रिटेन का जो युद्धपोत लाल सागर के अंदर मौजूद है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हूती के ठिकानों पर जमीनी स्तर पर हमले कर पाए। ये खुद ब्रिटिश मीडिया बता रहा है। हूती के पास जो मिसाइलें हैं और हूती के पास जो हथियार हैं, वह हथियार यूरोप के कई सारे देशों से, यहां तक कि तमाम नाटो देशों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हूती ने हमला किया है। हूती ने रात में अमेरिका के ऐसे जहाज पर हमला किया जो जहाज लाल सागर के अंदर यमन के ऊपर हमले भी कर रहा है, यमन के हमलों को रोक भी रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की एयरफोर्स लड़ाकू विमान जो यमन के अंदर जाकर हवाई हमले करते हैं, उन लड़ाकू विमानों को अपने ऊपर सवार करके यमन के तट तक लेकर जाता है। यह अमेरिका नौसेना का बहुत ही खतरनाक जहाज है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अपने ऊपर कई सारे लड़ाकू विमानों को एक बार में सवार कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का यह जहाज लाल सागर के अंदर मौजूद था और इसी जहाज पर टारगेट करते हुए हूती ने मिसाइल अटैक किया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपने आप को अमेरिका सुपर पावर कहता है, उसके इतने तगड़े जहाज पर मिसाइल अटैक करना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह सुपर पावर सिर्फ अपने परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया को डराते हैं।
वरना इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है और ना ही इनकी ऐसी सेना है कि किसी के साथ आमने सामने से लड़ाई लड़ सके। फिलहाल जो बाइडेन काफी ज्यादा कशमकश में है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा कि नहीं करेगा। रोजाना व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर ईरान ने जंग छेड़ा इजराइल के खिलाफ और हम भी खुद गए जंग में तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। वहां हूती भी नाक में दम किए हुए हैं। अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ईरान समर्थक ग्रुप पर हमले नहीं कर रहा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अमेरिका जब हमले करता है तो उसके जवाब में हूती अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिर माहौल बिगाड़ कौन रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कभी भी उड़ जाते हैं और बमबारी करके वापस आ जाते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कसम खाई कि हमास और इजराइल की पूर्ण जीत के बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। कुछ अन्य जानकार कह रहे हैं कि नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इधर अमेरिका भी इजराइल पर जल्द जंग खत्म करने पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह हमास के साथ जंग जारी रखेगा। इजराइल किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। यह जवाब तब आया है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दुनिया भर से युद्ध रोकने का दबाव है। समझौते के अनुसार इजराइल गाजा में अधिक सहायता की भी अनुमति दे और बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करें। और ईरान 5 दिन का शोक खत्म होने के बाद क्या बड़ा फैसला लेता। इजराइल के ऊपर में यह भी देखना होगा, हमास इजराइल युद्ध को 8 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कुछ इजरायली गाजा पट्टी से शेष 126 बंधकों को छुड़ाने में सरकार की विफलता को लेकर लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध जारी रखना बंधकों को रिहा कराने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बंधकों के परिवार समेत अनेक इजरायली यह तर्क दे रहे हैं कि युद्ध जारी रहने से हर गुजरते दिन के साथ बंधों का जीवन अधिक खतरे में पड़ रहा है। और यह भी संदेह बढ़ रहा है कि क्या इजराइल वास्तव में हमास को निर्णायक रूप से पराजित और खत्म कर सकता है। नेतन्याहू फिलहाल असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां उन पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव है तो दूसरी तरफ युद्ध खत्म करने की चुनौती भी है, और तीसरे तरह ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे में आने वाला समय नेतन्याहू के लिए और भी चुनौती भरा हो सकता है। वहीं हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले की नेतन्याहू ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने देश और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम होंगे हम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हर देश की तरह इजराइल को भी अपनी अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू को पीएम की कुर्सी से हटाने का मन बना लिया है। इजरायलियों ने और वहां के विपक्ष के नेता ने भी आग में तेल घी पेट्रोल सब डाल दिया है कि केसों भी करके नेतन्याहू की सरकार को गिरा दिया जाए, और इजरायली जनता भी विपक्ष के नेताओं का ही सपोर्ट कर रहा। दोस्तों, नेतन्याहू चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू को पीएम की कुर्सी से हटाने की बात चल रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू को गाजा और राफा पर युद्ध रोकने की दुनिया भर से प्रेशर, तीसरी तरफ नेतन्याहू को इंटरनेशनल लेवल पर अरेस्ट करने की बात चल रही है यूएनओ में, और चौथी और आखिरी ईरान 5 दिनों का जब शोक खत्म होगा तब ईरान इजराइल पर क्या बड़ा फैसला लेता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।